फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिट्स कितनी तरह की होती हैं और क्या क्या रेलिवेंस है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है रिट्स का। बड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज लेक्चर रहेगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसको ग्रास्प करने में। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिट्स के बारे में बताया गया, पर हमने उसको बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज तरीके से फॉर्मुलेट और टेबुलेट करने की कोशिश की है। अब रिट क्या होता है? रिट एक फॉर्मल ऑर्डर होता है जो किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के थ्रू दिया जाता है, जिसके पास उसकी अथॉरिटी होती है उसको देने की। ठीक है, यहाँ पर जुडिशियल अथॉरिटी होगी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। रिट का मतलब क्या होता है? रिट एक फॉर्मल राइटिंग ऑर्डर होता है जो किसी भी इंसान को, सिविलियन को, सिटीज़न को, एग्जीक्यूटिव को, किसी जुडिशियल ऑथराइज्ड पार्टी के थ्रू दिया जाता है। जनरली आज के ज़माने में रिट्स जो हैं वो इशू जुडिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू ही की जाती है, मतलब कि कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वगैरह वगैरह, जिनको स्टैट्यूटरली मेड किया होता है या कॉन्स्टिट्यूशनली मेड होती हैं। रिट बेसिकली एक रेमेडी दी गई है हम लोगों को जो सिविलियंस हैं उस स्टेट के। इवन कुछ रेमेडीज़ तो नॉन सिविलियंस को भी मिलती हैं, जो एलियंस जिनको हम कहते हैं, जो आप पढ़ेंगे सेक्शन 5 आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 5 to 9। फंडामेंटल राइट्स का थर्ड पार्ट जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका ही एक मेन आर्टिकल है 32, जिसके थ्रू आपको ये बताया जाता है कि आप किन किन वजूहात में, किन किन प्रॉब्लम्स में, कैसे कैसे कंडीशंस में अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। दो मेन आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो है आर्टिकल 32 एंड 226। 32 जो है वो हमें रेमेडी दिलाता है कोई भी एक्सेसेस हुई हो स्टेट के थ्रू, एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू। एग्जीक्यूटिव्स में आपकी पुलिस आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, डीसी जितने भी आप जो भी आप जानते हैं रेलिवेंट। फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, आर्टिकल 12 से लेके 32 तक, 31 में सेविंग क्लॉज है, अगर उनको प्रोटेक्शन करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं दिया होगा तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना, एनफोर्स कैसे किए जाएंगे? तो किसी के भी आर्टिकल की इन्फ्रिंजमेंट होती है या उसको इन्फोर्स करवाना है, कोई ऑर्डर है, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, अगर उसको आपने पूरा करवाना है किसी एग्जीक्यूटिव के थ्रू, तो ये आपको रेमेडीज़ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन देता है आर्टिकल 32 में। 32 में जो रिट्स हैं उनमें पहली सबसे इंपॉर्टेंट आती है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का सिंपल मतलब है कि टू हैव अ बॉडी ऑफ, मतलब कि मुझे उस इंसान, कोई इंसान लापता हो गया है, या किसी इंसान को पुलिस ने उठा लिया है, या किसी इंसान को पुलिस ने हरास करने के लिए उसकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कहाँ है? तो इसके लिए आप कोर्ट अप्रोच करते हैं। आप उसके लिए रेलिवेंट कोर्ट में जाकर एक रिट फाइल करते हैं 32 के तहत हैबिस कॉर्पस की, और आप कोर्ट के थ्रू ये डायरेक्शन दिलवाते हैं पुलिस को कि जो बंदा डिटेन किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, और अगर ये पता चलता है कि उसकी जो डिटेंशन है वो अनलॉफुल है या इलीगल है, तो फिर उसको उसी समय कोर्ट जो है डिस्चार्ज कर देता है या बेल आउट कर देता है या उस रॉन्गफुल डिटेंशन को क्वॉश कर देता है। लीगल एस्पेक्ट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका पेपर जो है वो एसएसबी के रिलेटेड है। डिटेंशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। कई बार ये चीज़ें वायलेट की जाती हैं तो उसके लिए भी हैबिस कॉर्पस फाइल की जाती है। जब पता ही नहीं होता कि आपके जो डिटेन्यू है उसको कहाँ लेकर गए हैं, किस कंडीशन में है, तो ये एक सेफगार्ड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू आर्टिकल 32 में। बेसिकली पर्पस इसका यही है हैबिस कॉर्पस का कि आपकी जो फ्रीडम है वो कोई कर्ब ना करे रॉन्गफुली। ठीक है, लीगली तो वो सेक्शन 41 है सीआरपीसी की, उसके तहत आपकी लीगली डिटेंशन हो सकती है, बट रॉन्गफुली ना कोई कर पाए। इसमें हमने 2 केसेस के बारे में जिक्र किया। एक सुनील बत्रा का केस है जिसमें रिट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हैबिस कॉर्पस की रिट सिर्फ इलीगल अरेस्ट के लिए नहीं हो सकती, बल्कि किसी इंसान के साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी रिट्स यूज़ की जा सकती हैं हैबिस कॉर्पस की। कन्हू सन्याल के केस में भी यही था कि क्या किसी की डिटेंशन लीगल है या इलीगल है,
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे ये कोर्ट एडजुडिकेट कर सकता है और उस इंसान को फ्रीडम मिल सकती है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है वो आ जाती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, वो कोई भी ऑफिस हो सकता है, जो अपनी लीगल ड्यूटी, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ नहीं कर रहा, जो उसको उसके प्रावधान लिखे गए हैं उसके ऑफिस के, वो उस चीज़ों को नहीं मान रहा है, तो आप उससे कैसे अपना काम करवाएंगे? तो फिर आप क्या होता है, आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर एक दरखास्त दायर करते हैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत आप ये बोलते हैं कि इशू की जाए मैंडेमस की रिट, ताकि कोर्ट जो है वो इस रिट के थ्रू किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक कॉरपोरेशन को, ट्रिब्यूनल को, जो छोटे कोर्ट्स होते हैं, इन्फीरियर कोर्ट मतलब छोटे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, उससे नीचे म्युनिसिपल कोर्ट्स, और गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को ये इशू किया जा सकता है कि आप अपनी ड्यूटी सही तरह नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से कीजिए, और जो लॉ लेड है उसके तहत किसी भी इंसान की कोई प्रॉब्लम है उसको रीएड्रेस कीजिए और उसको कंक्लूजन तक पहुंचाइए। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि किसी भी तरह का डिसऑर्डर, लॉलेसनेस ना हो, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव्स अपनी ड्यूटीज़ करेंगे ही नहीं, जो उनको लेड डाउन ड्यूटीज़ हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं चार्टर्स में, तो फिर तो क्योस हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जो मैंडेमस की रिट है वो आप किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ, किसी प्राइवेट बॉडी के खिलाफ, ठीक है ना, प्राइवेट बॉडीज मीन्स कोई भी प्राइवेट बॉडी जो गवर्नमेंट की नहीं, आर्टिकल 12 पढ़ी है उसके लिए, आप उसके ऊपर भी हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। प्रेसिडेंट के खिलाफ आपको पता है मैक्सिमम चीज़ें एनफोर्स नहीं होती हैं। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं स्टेट के और इंडिया के, और चीफ जस्टिस, वर्किंग चीफ जस्टिस। मैंडेमस जो होती है वो हमेशा एनफोर्स की जाती है जब एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ, तो या तो उनकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ नहीं होती, या कोई वायलेट कर रहे होते हैं वो लॉ, या कई ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको डिस्क्रिशनरी का मतलब हो गया वो आपकी मंशा पर है, वो डिपेंड करता है कोई ऑफिसर जो उस सीट पे बैठा है वो उसको किस तरह से लेता है। अब फॉर एग्जांपल एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसने शराब के लाइसेंस देने हैं, लीकर लाइसेंसेस जिसको हम बोलते हैं, एक्साइज ही हो गया। अब एक्साइज में जो कमिश्नरेट बैठा है उसको एक लेड डाउन रूल्स हैं एक्साइज पॉलिसी के, अगर वो उन लेड डाउन रूल्स के तहत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है लाइसेंसेस की, और आर्बिट्ररली मीन्स मन चाहे तरीके से बेफजूल में अपने कुछ निजी लोगों को या कुछ करप्ट तरीक़ों से वो बांट देता है, तो वहाँ पर जो बाकी पार्टीज़ हैं जिनको लाइसेंस चाहिए था, दे विल अप्रोच द कोर्ट और वो वहाँ पर रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करेंगे, और कोर्ट फिर डायरेक्ट करेगा ये देखकर कि क्या इसमें कोई धांधली हुई है, तो फिर वो उस पब्लिक अथॉरिटी को, जो कमिश्नर मैंने इस केस में बोला, रेलिवेंट केस में, उसको डायरेक्शन देगा कि आप जो है प्लीज़ इस बंदे की बात सुनिए और आप इसको एड्रेस कीजिए। इसमें हमने 2 केसेस दिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल इंडिया टी ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस एसडीओ है, ये AIR 1962 का केस है। इसमें लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कंपनसेशन अमाउंट के लिए। देखिए, कब भी कोई लैंड किसी की एक्वायर होती है तो उसको कंपनसेशन मिलती है, तो फिर जो एग्रीव्ड पार्टी थी, जो तंग आयु पार्टी थी, जिसको अपनी रिड्रेसल नहीं मिला था, वो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास जाती है और उनको कहती है कि रिकन्सिडर की जाए एप्लीकेशन को, और इसको कराने के लिए वो कोर्ट अप्रोच करती है। कोर्ट फिर उनको डायरेक्शन देती है कि आप इंटरेस्ट भी दीजिए इनको और इनकी कंपनसेशन भी कैलकुलेट कीजिए। इसी तरह सुगनमल वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस है, जिसमें टैक्स रिफंड का केस है। टैक्स रिफंड नहीं कर रहे होंगे असेसमेंट के बाद ऑफिसर, तो उसके बाद मैंडेमस फाइल की गई और फिर उनको रेमेडी दी गई, पर इसके लिए मैंडेमस नहीं इशू किया गया कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि सर्टन केसेस में, स्पेशली टैक्स मैटर्स में, मैंडेमस को बड़ा कॉशियसली यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोर्ट को भी ये पता है कि कई बार जो डिस्क्रिशन ऑफ द टैक्सेशन अथॉरिटी है, वो कहीं ऐसी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं लॉ की, टैक्सेशन में स्पेशली, कि वो असेसमेंट्स को कोर्ट नहीं टच करता है और कहता है कि आप सूटेबल एप्लीकेशन फाइल कीजिए टैक्सिंग अथॉरिटीज़ के पास, टैक्स कमिश्नर के पास, असेसमेंट ऑफिसर के पास या सर्कल ऑफिसर के पास। तो वो रेमेडी यहाँ नहीं मिली इसको,
तो ये एक नेगेटिव केस था। अब फिर इसके बाद आ जाती है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो जो है वो कहता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। देखिए, कभी भी कोई ऑफिस में पोजीशंस निकलती हैं, कभी भी कोई दफ्तर में कोई नौकरियां निकलती हैं, तो कई लोग उसको होल्ड कर लेते हैं डिसग्रेस में या फिर नेपोटिज्म में या करप्शन में, जैसा कि होता है। उस केस में आप कोर्ट अप्रोच करते हैं और कोर्ट को बोलते हैं कि ये जो इंसान है ये ना वर्दी है, ना ये सूटेबल कैंडिडेट था, और कुछ और इन्फॉर्मिटीज़ थी इसकी रिक्रूटमेंट में, या जो भी पोस्ट ये होल्ड कर रहा है उसको डिज़र्व नहीं करता था। तो कोर्ट आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और अगर प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश कर जाता है कि आपको रॉन्गफुली आपसे जो आपके फ्रूट्स ऑफ सक्सेस थे वो लिए गए हैं, मतलब कि आपको वो पोजीशन नहीं दी गई और किसी और को अनसूटेड पर्सन को दे दी गई है, तो कोर्ट जो है वो इशू करेगा क्यो वारंटो। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की बात है कि क्यो वारंटो जो होती है वो किसी प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं यूज़ होती, वो पिछले में भी हमने देखा। प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं हो सकती, ठीक है। पर अगर प्राइवेट पर्सन ने कभी पब्लिक ऑफिस जो है वो एक्वायर किया है रॉन्गफुल मीन से, तो उसके खिलाफ होगी, क्योंकि हमने पहले वो बताया। या कोई ऑफिस ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में बनाया गया है और वो क्वालिफाइड नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बात बताई। पब्लिक ऑफिस जो होगा वो परमानेंट होना चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्यो वारंटो को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। और जो नेचर ऑफ ड्यूटी है वो भी पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब कि लोगों की खिदमत करने वाली होनी चाहिए। प्राइवेट किसी कॉरपोरेशन में ये क्यो वारंटो आप नहीं यूज़ कर सकते। प्राइवेट कॉरपोरेशन का मतलब प्राइवेट ऑफिस जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। अब इसमें दो केसेस हैं, कुमारा पद्मा प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जज अपॉइंट किए गए थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट के थ्रू बाय सील। पटिशन एक फ़ाइल की गई कि जो श्रीवास्तव साहब हैं वो क्वालिफाइड नहीं है ऑफिस को होल्ड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की, उसमें तो पता चला कि ये बात में तथ्य में सच्चाई है, और फिर उनको क्यो वारंटो के थ्रू उनको उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको क्वॉश कर दिया कोर्ट ने। एक सेकंड केस आ जाता है जमालपुर आर्या समाज सभा वर्सेस डॉक्टर डी रामा। ये पटना हाई कोर्ट का केस है, जिसमें पटिशनर ने फाइल की एक एप्लीकेशन फॉर इशूइंग द रिट ऑफ क्यो वारंटो बिहार राज आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के खिलाफ, जो कि एक प्राइवेट बॉडी थी। कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि प्राइवेट ऑफिस होगा या प्राइवेट कॉरपोरेशन होगी उसमें वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है अगली रिट जो है सर्श्योरी। सर्श्योरी का मतलब होता है सर्टिफाई करना। ये क्यूरेटिव रिट है कि कोई ऐसी चीज़ जो गलती हो गई हो उसको ठीक करने के लिए। क्यूरेटिव मीन्स टू केयर द रॉन्ग्स। अब इसमें यह है कि कोर्ट जब ये ओपिनियन होता है कि एक लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है उसने जहाँ पर कि उसकी ना पावर थी और उसने कोई एरर कर दिया लॉ का। कई बार लॉ की इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कुछ ऐसे हालात फैक्ट्स आ जाते हैं सामने कि ऐसा लगता है कि लॉ की एप्लीकेशन ही ठीक तरीके से नहीं हुई है किसी केस में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, या हाई कोर्ट है, वो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स हैं उनके जजमेंट्स को क्वॉश कर देगा, क्योंकि उनकी जो रीडिंग ऑफ लॉ है वो एरर बेस्ड है। अब कब भी एक्सरसाइज की जाती है पावर कोर्ट्स के थ्रू, जब कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट, छोटा कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन होता है उसका अधिकार क्षेत्र, और जब वो ऐसी अधिकार क्षेत्र अपने ऊपर ले लेता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली या स्टैट्यूटरी मीन्स किसी कानून में उसका नहीं है, ठीक है, तो तब ये रिट जो है इन्फोर्स की जाती है, इशू की जाती है। जब सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सेस ऑफ जुडिशन कर देता है, ज़्यादा ओवरस्टेप कर जाता है अपनी लिमिट्स को, तब भी की जाती है। जब सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्लैग्रेंटली डिसरिगार्ड करता है लॉज का, या रूल ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, सब्सटेंशियल लॉ को फॉलो नहीं करता, लॉ में जो भी लिखी हैं प्रावधान उनको फॉलो नहीं कर रहा, जैसे मजिस्ट्रियल इंक्वायरीज कई केसेस में होती हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉ का, प्रोसीजर का फ्लैग्रेंट वायलेशन है, तो जो हाई कोर्ट है वो पुल अप करता है वहाँ से फाइल को, और कई केसेस में डिस्चार्ज भी कर देता है, कई केसेस में क्वाश भी करता है 482 में, ठीक है। और
जब भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेशन की जाती है किसी कोर्ट के थ्रू, कई बार ऐसा होता है नेचुरल जस्टिस होता है जैसे ऑडी अल्टरम पार्टम होता है कि आपने हेयर करना है दूसरी पार्टीज़ को, जब तक आप फैसला देंगे ऐसे फैसला आप नहीं दे सकते। तो कई बार अगर छोटे कोर्ट्स ने बिना दूसरी पार्टी को सुने कोई ऐसा फैसला पास कर दिया है तो उसको वायलेशन माना जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और इस केस में भी हस्तक्षेप करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब जो फाइनल रेमेडी आती है वो आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो होती है ये एक कोर्ट के थ्रू किसी छोटे कोर्ट को इशू की जाती है, ट्रिब्यूनल को, या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ भी होती हैं कहीं, कि उसने ऐसा काम किया जो उसकी अथॉरिटी में था ही नहीं, जो उसके लेड डाउन लॉज हैं उसमें है ही नहीं कि उसको इतना ऐसा कुछ करना था। ठीक है, तो ये इसलिए इशू की जाती है। मैंडेमस से इसका ये फ़र्क है जो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है बड़े ब्रीफ में। वैसे तो और भी बड़े डिफरेंसेस होते हैं, पर आपके पर्पस के लिए और कन्वीनियंस के लिए, कि ये तब प्रोहिबिशन तब दी जाती है कि कभी कोई कोर्ट ऐसा काम करता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब कि किसी में उसको छोटे कोर्ट को हस्तक्षेप करके उस बंदे को रेमेडी देनी थी पर वो दे ही नहीं रहा है, और मैंडेमस में वो बोला जाता है कि तुम ये करो। ठीक है ना, मैंडेमस में ये बोला जाता है कि तुम ये करो, एनफोर्स करवाता है हायर कोर्ट्स। बट जो प्रोहिबिशन है उसमें ये कहा जाता है कि तुमने नहीं करना है ये चीज़, मतलब कि तुम ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते हो। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ये कहता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, कि तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है कि तुम ये ऑर्डर्स पास कर सको, तो तुम्हें प्रोहिबिट किया जाता है, जिसको हम स्टे ऑर्डर कहते हैं। सिंपल तरीके में अगर मैं आपको बताऊं, जो ऑर्डर 39 सिविल प्रोसीजर कोड में भी कवर किया जाता है कई एस्पेक्ट्स को। अब जब भी कॉन्ट्रावेंशन होती है नेचुरल जस्टिस की, फंडामेंटल राइट्स की, तब भी इशू किया जाता है प्रोहिबिशन। जब कभी लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स कोई ऐसा ऑर्डर दे देती हैं या जजमेंट दे देती हैं जो कि अल्ट्रा वायर्स होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होता है या स्टैंड नहीं कर पाता स्क्रूटनी ऑफ लॉ। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रिट ऑफ सर्शोरी और प्रोहिबिशन में क्या फ़र्क है। रिट ऑफ सर्शोरी तब इशू की जाती है जब केस को सुन लिया जाता है और वो डिसाइड भी हो गया होता है। ठीक है, मतलब कि लोअर कोर्ट ने केस को सुना और उसको डिसाइड भी कर लिया आफ्टर प्रॉपर प्रोसीजर एंड ट्रायल। अब वो जो सर्शोरी है वो उस ऑर्डर को या उस डिसीजन को लोअर कोर्ट के, अगर उसमें कोई ऐसी एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन दिखा है तो पास किया जाएगा, जबकि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है वो प्रोहिबिट करती है प्रोसीडिंग को लोअर कोर्ट में, जबकि वो केस चल रहा होता है, अभी पेंडिंग होता है वो मैटर। ठीक है, उसमें कल्मिनेशन होती है रिट ऑफ सर्शोरी में, तब जाके हायर कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देता है कि नहीं ये क्वॉश कर दो इसको, लोअर कोर्ट के डिसीजन को। यहाँ पे डिसीजन अभी आया ही नहीं है, प्रोसीडिंग चल रही है अभी, तभी कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर एक्सेस किया गया जुडिक्शन का तो वो उसको अमान्य करार कर देगा। रिट किसके थ्रू फाइल की जाती है? रिट किसी भी इंसान के थ्रू फाइल की जा सकती है स्टेट के खिलाफ, कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी फॉलो की जाती हैं। 32 के अंडर रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, जो हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ी थी। पार्ट 3 में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं बेसिक लॉ ऑफ द लैंड जो है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए रिट जुरिडिक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट्स के पास 32 में और हाई कोर्ट के पास 226 में। जो आर्टिकल 226 है उसमें जो रिट का पावर्स जो है हाई कोर्ट के पास जो दी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। उसमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ भी आ जाता है, उसमें इवन कभी प्राइवेट पर्सनस के ख़िलाफ़ भी की जा सकती है, और फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ तो अगर इन्फ्रिंजमेंट हुई है तो वो तो किया ही जाएगा। तो जो स्कोप है ना आर्टिकल 226 का वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बड़ा है। उसमें आप बहुत से मैटर्स के लिए जा सकते हैं, टेंडर मैटर्स हो गए, सर्विस मैटर्स हो गए, रिट्स हो गई, ठीक है, लेबर मैटर्स हो गए, इनके लिए वो आगे बहुत ज़्यादा उसके फेसेट्स हैं, वो आपको इस समय और इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं आर्टिकल 32 और 226 में। आर्टिकल 32 जो है वो एनफोर्समेंट की जाती है फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 226 में भी एनफोर्समेंट की जाती है फंडामेंटल राइट्स की, बट अदर पर्पसेस ऑल्सो, जैसे सर्विस मैटर्स हो गए, ट्रिब्यूनल मैटर्स हो गए, लेबर मैटर्स हो गए, फ्रीडम मैटर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टेंडर मैटर्स हो गए।
स्कोप जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि 32 का कम है, 226 का बहुत वाइड है और एक्सपेंसिव है। 32 जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अप्रोच किया जाता है, और जो 226 है उसको यूज़ किया जाता है हाई कोर्ट्स में जाने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 32 में होता है वो हमेशा हाई कोर्ट के ऑर्डर से ऊपर होता है, उसको सुपरसीड कर जाता है। जो ऑर्डर हाई कोर्ट का 226 में आता है वो छोटा ऑर्डर होता है, इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू एंड आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। जय हिंद।